नमस्कार दोस्तों, भारतीय संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में जब हम मूड ऑफ द नेशन जैसे सर्वेक्षणों का विश्लेषण करते हैं तो यह महज लोकप्रियता का पैमाना नहीं होता, बल्कि यह हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित लोकतांत्रिक गणराज्य की सेहत का एक विस्तृत एक्सरे होता है। संवैधानिक रूप से संसद में नेता प्रतिपक्ष का पद केवल एक प्रशासनिक ओहदा नहीं है, बल्कि यह उस वैकल्पिक प्रधानमंत्री की अवधारणा को पुख्ता करता है जो सत्ता के केंद्रीकरण को चुनौती देने और संस्थागत जवाबदेही तय करने के लिए अनिवार्य है। ऐतिहासिक रूप से भारत ने एक दलीय प्रभुत्व से लेकर गठबंधन की राजनीति तक का लंबा सफर तय किया है, और आज जब हम 2026 के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हैं तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिरता का नैरेटिव है और दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का क्रमिक उभार। इस विश्लेषण की गहराई में जाने से पहले एक नागरिक के तौर पर यह समझना आवश्यक है कि लोकतांत्रिक सजगता और संवैधानिक साक्षरता को बढ़ाना हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। आज के इस दौर में जहां सूचनाओं का अंबार है लेकिन सत्य की पहचान कठिन होती जा रही है, यह आपका दायित्व है कि आप तथ्यों पर आधारित विमर्श को मजबूती प्रदान करें। यदि आप इस प्रकार के गहन विश्लेषण और संस्थागत जवाबदेही की लड़ाई में हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह महज एक तकनीकी युद्धाव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के प्रति आपकी सक्रिय भागीदारी का एक प्रमाण है जो स्वतंत्र आवाजों को सत्ता के गलियारों में गूंजने की ताकत देता है। अब बात करते हैं उस सर्वे की जिसने हाल ही में राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा की है। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन जनवरी 2026 के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी देश की पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता में जो निरंतर वृद्धि हुई है उसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। 2022 में जहां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए केवल 7% लोगों का समर्थन हासिल था, वहीं 2026 की शुरुआत तक यह बढ़कर 27% हो गया है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता 55% पर स्थिर है। यहां हमें तथ्य और दावों के बीच के अंतर को समझना होगा। तथ्य यह है कि लोकप्रियता का अंतर अभी भी बहुत बड़ीडिडा है, लेकिन राहुल गांधी ने पिछले 4 वर्षों में अपनी स्वीकार्यता को लगभग 4 गुना बढ़ाया है। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता है जहां विपक्ष का चेहरा अब धीरे धीरे एक ठोस विकल्प के रूप में उभर रहा है। लेकिन इसके पीछे की क्रोनोलॉजी और संस्थागत पहलुओं को समझना अधिक जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जहां भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और उसे अपने सहयोगियों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर रहना पड़ा, तब से संसद के भीतर शक्ति संतुलन बदला है। राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना एक संवैधानिक मोड़ था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष सीबीआई निदेशक, लोकपाल और मुख्य सूचना आयुक्त जैसी महत्वपूर्ण नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया का हिस्सा होता है। रिपोर्टों के मुताबिक राहुल गांधी ने इन मंचों पर अपनी उपस्थिति से यह संदेश देने की कोशिश की है कि विपक्ष अब केवल विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा, बल्कि संस्थागत पारदर्शिता की मांग कर रहा है। यहां हमें सत्ता पक्ष के उस नैरेटिव का भी विश्लेषण करना होगा जो राजनीतिक स्थिरता को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताता है। सर्वे में भी राजनीतिक स्थिरता को राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से ऊपर रखा गया है। यह दर्शाता है कि आम नागरिक के मन में एक प्रकार का भय या चिंता है कि यदि गठबंधन की सरकारें अस्थिर रहीं तो देश का विकास रुक जाएगा। लेकिन विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें तो क्या स्थिरता का अर्थ सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण होना चाहिए? विपक्ष का तर्क यह रहा है कि वास्तविक स्थिरता वह है जहां संस्थाएं जैसे चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया स्वतंत्र रूप से काम करें। राहुल गांधी के वोट चोरी और संविधान बचाओ अभियान का असर सर्वे के 39% लोगों में दिखता है जो चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंतित हैं। यह एक गंभीर आरोप है, स्थापित तथ्य नहीं, लेकिन इस चिंता का व्यापक स्तर पर होना लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। संसद के भीतर और बाहर मीडिया की भूमिका को भी इसी चश्मे से देखना होगा। अक्सर देखा गया है कि मुख्य धारा का मीडिया, जिसे आलोचनात्मक रूप से गोदी मीडिया कहा जाता है, प्रधानमंत्री की 55% लोकप्रियता को तो बरैश चढ़कर दिखाता है, लेकिन राहुल गांधी की 27% की बढ़त के पीछे के ठोस कारणों जैसे बेरोजगारी, जो सर्वे में विफलता की सूची में दूसरे नंबर पर है, और महंगाई पर चर्चा करने से बचता है। सर्वे के ही आंकड़ों के मुताबिक 60% लोग अभी भी अपने खर्चों को मैनेज करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। यह एक बड़ीडिडा विरोधाभास है कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से लोकप्रिय हैं, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर जनता में गहरी नाराजगी है। सत्ता पक्ष इस खामोश असंतोष को ब्रांड मोदी और स्थिरता के भारी भरकम शब्दों के पीछे छिपाने की कोशिश करता है। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती संस्थागत है। सर्वे के मुताबिक 62% लोग अभी भी कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक की सबसे कमजोर केडीडी ही मानते हैं। यह एक केडीडी दवा सच है जिसे विपक्षी खेमे को स्वीकार करना होगा।
राहुल गांधी की लोकप्रियता बरस रही है, लेकिन क्या वह लोकप्रियता वोट बैंक में तब्दील हो पा रही है? भाजपा ने हाल ही में दिल्ली और बिहार के चुनावों में जीत हासिल की है, जिससे यह साफ होता है कि उनका चुनावी तंत्र, इलेक्टोरल मशीन अभी भी विपक्ष से बहुत आगे है। राहुल गांधी का तर्क यह है कि वे चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या बिना चुनावी जीत के वैचारिक लड़ाई सफल हो सकती है? यह एक खुला प्रश्न है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत में जब भी विपक्ष मजबूत हुआ है, सरकार की जवाबदेही बढ़ी है। 1977 का उदाहरण हमारे सामने है, जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट हुआ था। आज राहुल गांधी उसी तरह के एक व्यापक गठबंधन के केंद्र में होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन के भीतर की रस्साकशी और क्षेत्रीय दलों की अपनी महत्वाकांक्षाएं इस राह में रोधा बनी हुई हैं। सर्वे में ममता बनर्जी की लोकप्रियता का मात्र 1.7% होना यह बताता है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का चेहरा अब राहुल गांधी के पक्ष में स्पष्ट होता जा रहा है, लेकिन संगठन की कमजोरी और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का अभाव अभी भी कांग्रेस की बड़ी समस्या है। आम नागरिक के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पीढ़ी रहता है? जब विपक्ष कमजोर होता है तो नीतियां बिना किसी ठोस बहस के पारित हो जाती हैं, जैसा कि हमने पिछले सत्रों में देखा है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे सवाल, चाहे वो बजट में रोजगार की कमी को लेकर हो या जाति जनगणना की मांग, सरकार को असहज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की ओर से इन सवालों का जवाब अक्सर नकारात्मक राजनीति के आरोप के रूप में आता है। यह एक क्लासिक सत्तावादी दृष्टिकोण है, जहां प्रश्न पूछने वाले को ही अपराधी बना दिया जाता है। हमें उस मौन का भी विश्लेषण करना होगा जो गंभीर मुद्दों पर सत्ता पक्ष की ओर से दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर चीन के साथ सीमा विवाद या अडानी समूह पर लगे आरोपों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी। राहुल गांधी ने इन मुद्दों को संसद के भीतर बार बार उठाया है, और यद्यपि मीडिया ने उन्हें पप्पू या गैर गंभीर करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ दी, लेकिन सर्वे के बढ़ते हुए ग्राफ बताते हैं कि जनता का एक बड़ा हिस्सा अब इन सवालों को सुनना चाहता है। 2026 के इस दौर में डिजिटल साक्षरता बढ़ने के साथ साथ युवाओं में संस्थागत जवाबदेही की मांग बढ़ी है, जो राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का एक मुख्य आधार है। निष्कर्ष की ओर न बढ़ते हुए हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र कोई 5 साल में एक बार होने वाला उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। मूड ऑफ द नेशन का यह डेटा हमें चेतावनी देता है कि जहां एक ओर नेतृत्व की स्थिरता जरूरी है, वहीं दूसरी ओर एक जीवंत विपक्ष का होना अनिवार्य है, ताकि सत्ता निरंकुश न हो सके। प्रधानमंत्री मोदी का 12वें वर्ष में प्रवेश करना और उनकी लोकप्रियता का बने रहना उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक कुशलता है, लेकिन राहुल गांधी का एक डिस्टेंट सेकंड से मजबूत दावेदार की ओर बढ़ाना लोकतंत्र की वापसी का संकेत है। क्या आने वाले समय में यह 27% का आंकड़ा 40 या 50 तक पहुंच पाएगा? क्या भाजपा अपनी आर्थिक विफलताओं को केवल स्थिरता के नाम पर ढंकती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे संवैधानिक संस्थान इस राजनीतिक खींचतान के बीच अपनी निष्पक्षता को बचा पाएंगे? ये वे सवाल हैं जो आने वाले महीनों में भारतीय राजनीति की दिशा तय करेंगे। हमें केवल चेहरों को नहीं, बल्कि उन संस्थागत ढांचों को देखना होगा जो हमें एक स्वतंत्र नागरिक बनाते हैं।